गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम शेफाली सचदेवा एंड आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इस चैप्टर को 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसमें आ जाएंगे हमारे ब्लड एंड लिम्फ। फिर हम पढ़ेंगे हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जैसे आर्टरीज होगी, वेन्स होगी, कैपिलरीज होगी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे लास्ट में हार्ट, उसका मैकेनिज्म क्या है वर्किंग का और उसकी रेगुलेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी fluid, second one blood vessels, and then our heart। अब हम पढ़ेंगे जो ये बॉडी फ्लूइड्स है इसके अंदर क्या क्या आता है। बॉडी फ्लूइड्स में आ जाते हैं हमारे ब्लड और लिम्फ। ब्लड वेसल्स में हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम देखते हैं जो हमारा ब्लड है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। और जो हमारा लिम्फ है उसमें क्या होता है, उसमें प्लाज्मा और आरबीसी, कुछ प्लाज्मा के प्रोटीन्स और आरबीसी को छोड़ के बाकी सारा कंटेंट जैसे ब्लड में होता है वैसे ही होता है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे ब्लड के बारे में। ब्लड जो है, ब्लड एक blood is a fiberless connective tissue। जो हमारा ब्लड है उसका ओरिजिन कैसा है, हमें पता है हमारी पूरी बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलके बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो आउटर लेयर है वो क्या है हमारी एक्टोडर्म, और जो सबसे इनर लेयर है वो है एंडोडर्म, बीच वाली जो है वो है मेसोडर्म, जिससे हमारा ब्लड बना है। तो जो ब्लड है उसका ओरिजिन कैसा है, ओरिजिन है मेसोडर्मल, और उसकी जो पीएच है वो कैसी है, इसकी पीएच है स्लाइटली एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक, एंड क्या है इसकी पीएच अप्रोक्स 7.4। अब जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लस में क्या है यहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है। ब्लड की जो फॉर्मेशन है, ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। तो जो ब्लड की फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसको क्या बोलते हैं हम, हीमोपोइसिस। अब हम पढ़ेंगे हमारे ब्लड के बारे में और डिटेल में। ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है और प्लाज्मा उनकी कंपोजिशन कितनी कितनी है और उनके अंदर क्या क्या आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हमारे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में कि ब्लड में आता क्या क्या है। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हम पढ़ते हैं 2 चीज़ें, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन वॉज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो कितना प्रेजेंट होता है, जो 55 से 60% हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो कितने 40 से 45% प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड कॉर्पसेल्स है उसमें हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, फिर डब्ल्यूबीसी में भी हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट के बारे में, और जो हमारी प्लेटलेट्स है इसमें हम पढ़ेंगे हमारी प्लेटलेट्स के बारे में। फिर आ जाता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है इसके अंदर आते हैं हमारे वाटर, कुछ मिनरल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे प्लाज्मा के बारे में। एक और बात, जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी हैं, ये कहाँ पे बनती है, ये बनती है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल में, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हमारे बोन मैरो में।
और जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ पे बनती है, वो बनती हैं मेगा कैरियोसाइट सेल से इन द बोन मैरो। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के अंदर वाटर आता है मेनली और प्रोटीन्स आते हैं कुछ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्लाज्मा से। प्लाज्मा जो है वो क्या है, एक स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। एंड जो प्लाज्मा है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है। सबसे पहले वाटर जो 90 से 92% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और उसके बाद आ जाते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हम पढ़ेंगे 3 मेजर प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन। तो हमने क्या देखा अभी, हमने देखा जो हमारा ब्लड है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर आ जाएंगे प्रोटीन्स और वाटर एंड सम मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्लाज्मा के बारे में। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है जो हमारा प्लाज्मा है वो एक स्ट्रो कलर्ड का विस्कस फ्लूइड है, और जो प्लाज्मा है उसके अंदर वाटर और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। वाटर की परसेंटेज है 90 to 92% जो प्रेजेंट है प्लाज्मा में वो वाटर है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिसमें हम 3 मेन प्रोटीन्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रिनोजन, सेकंड ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड एल्ब्यूमिन। जो फाइब्रिनोजन है वो क्या है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर है, और जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। वो क्या करता है, एंटीबॉडी को सिक्रेट करता है, और जो एल्ब्यूमिन है वो हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है हमारा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर है। ये कहाँ पे सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है इन लीवर, सिक्रीटेड इन लीवर। फिर आ जाता है हमारा ग्लोब्यूलिन। जो ग्लोब्यूलिन है वो कहाँ पे हेल्प करता है, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोब्यूलिन के अंदर 3 सब यूनिट आ जाती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। जो अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं और जो लिपिड्स हैं उनके। तो जो अल्फ़ा बीटा है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड लिपिड्स। और जो ये गामा सब यूनिट है, मेन काम जो ये गामा सब यूनिट है ये करती है, क्या करती है, इट सिक्रीट द एंटीबॉडी जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो। थर्ड इम्पोर्टेंट प्रोटीन कौन सा था, अभी मैंने बताया था। थर्ड इम्पोर्टेंट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। तो जो थर्ड प्रोटीन है वो क्या है, एल्ब्यूमिन, और वो क्या करता है, हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। लाइक जो प्लाज्मा है उसके अंदर कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें आ जाएंगे हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट्स। एंड जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर कुछ ट्रांजिएंट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिएंट मटेरियल मतलब ये कभी एंटर करते हैं और कभी एग्जिट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, लिपिड। इनकी अमाउंट फिक्स नहीं होती क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज, लिपिड हो गया, और अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्लाज्मा है उसके पास एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, ताकि जो हमारा ब्लड है वो क्लोट ना हो।
तो एंटी क्लोटिंग फैक्टर क्या है हमारा? हेपरिन। हेपरिन भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारा जो प्लाज्मा है उसमें, ताकि जो हमारा ब्लड है वो क्लोट ना हो पाए। उसके बाद जो सीरम है वो क्या होता है? सीरम एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। सीरम क्या है? जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन या फिर कोई क्लोटिंग फैक्टर्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स, उनको सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बच जाता है? हमारा सीरम। तो सीरम क्या है? जब हम क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दे हमारे जो प्लाज्मा है उसके अंदर से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सीरम। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ये तो था हमारा प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे हमारी आरबीसीज के बारे में सबसे पहले। तो जो आरबीसीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे आरबीसी हैं वो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। अब हमें पता है जो हमारे आरबीसी हैं वो मोस्ट अबेंडेंट सेल्स हैं, मोस्ट अबेंडेंट सेल हैं हमारे ब्लड में। क्यों? क्योंकि ये जो फीमेल्स है उसमें कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 से 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और जो मेल्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। अब जो हमारे आरबीसी है उनकी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मेनली मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन। एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, तो आरबीसी की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। अब मुझे ये बताओ, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, हमें पता है जो हमारी आरबीसीज हैं ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में। लेकिन जब हम बिल्कुल छोटे से होते हैं, जब हमारा बिल्कुल बर्थ होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब हमारा एम्ब्रियो बन रहा होता है, तब जो ये आरबीसी तब कहाँ बनती है? क्योंकि बोन मैरो तो तब बना नहीं होता। तो जो ये आरबीसी हैं जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब हमारा बोन मैरो नहीं बना होता, तब ये कहाँ बनती है? हमारे योक सैक में। उसके बाद जब हमारा लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा लीवर और स्प्लीन बन के तैयार हो जाता है, तब हमारी आरबीसी कहाँ बनने लग जाती है? स्प्लीन और लीवर में। तो जब हमारी लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर एंड स्प्लीन बन जाता है, तो ये कहाँ पे बनने लग जाते हैं? लीवर और स्प्लीन में। और आफ्टर बर्थ जब हमारा बोन मैरो बन के तैयार हो जाता है, तो ये कहाँ पे बनने लग जाती है? बोन मैरो में। अब आपने सुना होगा जो स्प्लीन है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई मुझे बता सकता है? आरबीसी जो है वो डेथ हो जाती है जब उनकी, तो वो एक्यूमुलेट कहाँ पे होती है? स्प्लीन में जाके। तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि आरबीसी अपनी डेथ के बाद कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है? जाके स्प्लीन में। इसलिए हम स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो थी उसकी इन्फॉर्मेशन कि वो मोस्ट अबेंडेंट सेल क्यों है और उनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो। आपको पता है जो आरबीसीज हैं वो कैसी होती हैं? ई न्यूक्लिएटेड होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों? जो हमारी आरबीसी है उसका हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। तो जो आरबीसीज हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही उनके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही ईआर होता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आरबीसी है उसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर होंगे तो क्या होएगा? जो सेल है वो पूरी उन्हीं से भर जाएगी, तो हीमोग्लोबिन के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेके आएगा? इसलिए जो आरबीसी है वो बोलती है कि मैं न्यूक्लियस को अपने अंदर से निकाल देती हूँ, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पेस ही स्पेस, और हीमोग्लोबिन आके ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। तो इसलिए जो आरबीसी है उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट जब डेवलपमेंट स्टेज होती है तो अर्ली डेवलपमेंट में उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाद में वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस में बाद में जो आरबीसी का न्यूक्लियस है वो रिमूव हो जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी आरबीसी है वो दिखती कैसी है?
जो आरबीसी है वो रेड कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब जो ये हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, पता है हमें, है ना। और जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। और जो हीम है वो क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम प्लस ग्लोबिन। और जो हीम है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसके पास क्या हो जाता है, आयरन प्रेजेंट होते हैं और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। और जो ग्लोबुलिन है उसके पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है। ये तो था हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। अब जो शेप है आरबीसी की वो कैसी होती है, आरबीसी की शेप होती है बाय कनकेव शेप होती है हमारी जो आरबीसी है उसकी। अब किसी को पता है जो हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट कितनी होती है? ये तो हम ब्लड टेस्ट जब रिपोर्ट करवाते हैं तब भी हमारे पास आता है कि जो हमारा ब्लड है वो 12 से 14 ग्राम के बीच में होता है। और जो मेल्स हैं उसमें कितना होता है, 14 से 16 ग्राम। सो लेट्स राइट कि जो आरबीसी है उसमें जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट है हमारी बॉडी में वो हम कैसे निकालते हैं। जो हमारी फीमेल्स हैं, हम ही हैं, जो फीमेल्स हैं उसमें कितना होता है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जो मेल्स हैं उसमें 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो मेल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है जो क्या करता है, हेल्प करता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इस वजह से जो मेल्स हैं उसमें क्या होता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और कुछ जो फीमेल्स हैं वो अपना ब्लड लॉस भी करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, इसलिए भी उनमें क्या होता है, ब्लड की अमाउंट कम होती है। अब हम पढ़ेंगे हीमोक्रिट वैल्यू के बारे में। हीमोक्रिट वैल्यू क्या होती है? तो जो हमारी हीमोक्रिट वैल्यू होती है, हीमोक्रिट वैल्यू ये क्या होती है, ये परसेंटेज होती है ब्लड वॉल्यूम की जो ऑक्यूपाई कर रखी हो आरबीसीज ने। तो परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज, मतलब जो आरबीसीज हैं उन्होंने टोटल ब्लड वॉल्यूम की कितनी परसेंटेज ले रखी है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml ऑफ ब्लड ले लेंगे और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, हाई स्पीड पे रोटेट करवाना। तो जब हम 10 ml जो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेंगे उसको सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे एक हाई स्पीड पे, तो क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब है आफ्टर 10 मिनट्स हम क्या देखेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, एक फ्लूइड आ जाएगा, उसको वो क्या होता है, प्लाज्मा। और बीच में एक बफी सा कोट आएगा जहाँ पे हमारे WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। और हमें उसके बिल्कुल नीचे की तरफ क्या दिखेगा, कुछ रेड कलर के पैलेट दिखेंगे। यहाँ पे क्या होंगी, हमारी आरबीसीज प्रेजेंट होंगी। तो अब हमसे कोई भी पूछे कि हीमोक्रिट वैल्यू क्या होती है, तो वो क्या होती है, जो आरबीसी ने ब्लड में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है वो होती है, ठीक है। अब जो फीमेल्स हैं उसमें क्या होती है, 42% ऑफ हीमोक्रिट वैल्यू होती है इन द फीमेल्स, और मेल में 47% क्या होते हैं, हीमोक्रिट वैल्यू होती है। अब इसका रीज़न हमें पता है कि मेल में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आरबीसी ज़्यादा होती है ना, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है इसलिए। अब जो आरबीसी हैं उनको कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनकी फॉर्मेशन के लिए। तो वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आरबीसीज को रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट में क्या आता है, आयरन, क्योंकि एक आयरन ही है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर आता है फोलिक एसिड एंड फिर आता है हमारा विटामिन B12 एंड इन द लास्ट एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या है? एरिथ्रोपोएटिन हमारी जो जे सेल्स हैं ना किडनी में वो बनाती हैं और वो क्या करती है, फॉर्मेशन करती हैं आरबीसीज की। तो जो जे सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिन होता है जो आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा एबनॉर्मेलिटीज़ जो हमारी आरबीसी से रिलेटेड हैं। आरबीसीज जो हैं इसमें हम पढ़ेंगे कुछ डिसीज़। अगर आरबीसी की अमाउंट एबनॉर्मल से थोड़ी सी, एबनॉर्मल मीन्स थोड़ी सी ज़्यादा ही हाई हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। और जब
एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए हमारी आरबीसीज में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब आरबीसी की अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा इंक्रीज मतलब जो दिखता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। और जब आरबीसी की अमाउंट ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाए तब उस डिसीज़ को हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारी डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में। डब्ल्यूबीसीज़ को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ी आरबीसीज़। जो आरबीसीज़ हैं वो मोस्ट एबेंडेंट सेल्स हैं, रेड कलर है, बाइकनकेव शेप की हैं, और वो क्या करती हैं, हमारी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को कैरी करवाती है ना। फिर हमने पढ़ा कि उसकी अमाउंट कैसी है, उसकी अमाउंट क्या है, 4 से 4.5 बिलियन सेल्स हैं, और जो मेल्स हैं उसमें 5 से 5.5 मिलियन। फिर हमने हीमोक्रिट वैल्यू पढ़ी, उसकी कुछ डिसीज़ पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकोसाइट्स जिनको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया एक कंडीशन है जब डब्ल्यूबीसी की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। ये कब होता है, कैंसर की कंडीशन में। कैंसर की कंडीशन में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की अमाउंट कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाते हैं, तब हम उस कंडीशन को बोल देते हैं ल्यूकीमिया। अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो कैसी हैं, डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं हमारी वो वाइट कलर की हैं, और न्यूक्लिएटेड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, न्यूक्लिएटेड है, और इनके अंदर अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि इनमें स्पेस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर जो हमारी डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो अमीबोइड शेप की होती हैं, मेनली जैसे मोनोसाइट्स और जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हैं वो, और क्या है ये अलग अलग शेप्स की हो सकते हैं, वेरियस शेप। अब जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उसको भी हमने दो कंपोनेंट्स मतलब दो टाइप्स में डिवाइड कर रखे, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट जहाँ पे ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और ग्रेनुलोसाइट जहाँ पे ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उससे पहले हम देखते हैं जो हमारी डब्ल्यूबीसी है इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होती है। ये क्या हो, 6000 से 8000 मिलियन मिलीमीटर क्यूब हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। वाइट कलर की होती है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, अदर ऑर्गेनेल्स भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये अमीबोइड शेप की होती हैं, और इनकी शेप्स अलग अलग भी हो जाती हैं। अमीबोइड शेप ये किस में होती है, मेनली जो हमारी लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं उनमें होती हैं। अब जो हमारी डब्ल्यूबीसीज हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। तो हम जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसके अंदर हम 3 टाइप की सेल्स पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल, ओइसिनोफिल एंड बेसोफिल। और जो ए ग्रेनुलोसाइट है उसमें हम 2 टाइप की सेल्स पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, सिंगल होता है। और जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है। अब जो ये ग्रेन्युलोसाइट है उसमें हम 3 टाइप की सेल्स पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल, ओइसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो ग्रेन्युलोसाइट्स ए ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसमें हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें हम पढ़ेंगे हमारे ओइसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो अब हम देखते हैं हमारे सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स को। ग्रेन्युलोसाइट में हम पढ़ेंगे हमारा न्यूट्रोफिल्स।
तो हमने WBC में क्या देखा और RBC में क्या देखा। RBC क्या थी, इन्यूक्लिएटेड थी, और जो WBCs हैं वो न्यूक्लिएटेड है। जो RBCs हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ER सारे क्या थे, एब्सेंट थे। क्यों? क्योंकि उसे स्पेस चाहिए था हीमोग्लोबिन के लिए। लेकिन जो WBC है उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हमारी RBCs थी वो कैसी थी, बाय कनकेव शेप की थी, जबकि जो हमारी WBCs हैं वो क्या है, अलग अलग शेप्स की हैं मेनली। एंड अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप थे जो हमारे WBCs के, उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे न्यूट्रोफिल। तो जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं, न्यूट्रोफिल्स कैसे हैं, न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्ड है। इनके अंदर सबसे पहले तो क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और ये मल्टीलोब्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीलोब्ड। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स। ये जो मैं डॉट डॉट से दिखा रही हूँ ये क्या है, हमारे ग्रेन्यूल्स। तो न्यूट्रोफिल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो 2 to 5 लोब्ड होता है। इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। अब जो ये न्यूट्रोफिल्स है ये 60 से 65% जो WBCs में न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये मोस्ट अबंडेंट WBCs हैं, मोस्ट अबंडेंट WBC है। और इनका काम क्या है, ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, उनको इनगल्फ कर लेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं। अब जो इनकी परसेंटेज है वो 60 to 65% है, इसलिए इनको मोस्ट अबंडेंट WBCs भी कहा जाता है। अब जो ये न्यूट्रोफिल है, इसको न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं, न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको स्टेन करते हैं एसिडिक और बेसिक डाई से, तो ये दोनों स्टेन से क्या हो जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं, इसलिए बोथ स्टेन से क्या हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बेसिक वाली न्यूट्रोफिल सेल्स। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारी सेकंड नंबर पे है ओइसिनोफिल। ओइसिनोफिल और न्यूट्रोफिल में क्या डिफरेंस है, ओइसिनोफिल को हम ओइसिनोफिल क्यों बोलते हैं, एक डाई स्टेन होती है जिसका नाम होता है इयोसिन, इयोसिन से ये डाई हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिल बोलते हैं, जो क्या है, एक एसिडिक डाई है। ठीक है, और जो ओइसिनोफिल है वो कैसी है, बाइलोब्ड है। ओइसिनोफिल कैसी है, बाइलोब्ड है, कुछ ऐसा तो नहीं, ऐसे क्या है, ये बाइलोब्ड है। इसकी परसेंटेज क्या है, 2 to 5% क्या है, WBC में प्रेजेंट होती है। और इनका नेचर क्या है, ये एंटीहिस्टामिन है, एंटीहिस्टामाइन। जब इन्फ्लामेशन होती है तो इनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इनका नंबर क्या होता है, नंबर इंक्रीज व्हेन इन्फ्लामेशन टेक प्लेस। ये क्या करती हैं, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या आ जाती हैं, ओइसिनोफिल्स आ जाती हैं। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप की सेल है वो क्या है, बेसोफिल। उसको बेसोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बेसिक डाई से स्टेन हो जाती है। तो जो हमारी थर्ड है वो क्या है, बेसोफिल। यहाँ पे ये क्या होती है, ग्रेन्युलर होती है, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये ग्रेन्युलर होती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे होता है, एस शेप। ठीक है, तो जो बेसोफिल्स हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। और बेसोफिल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करती है, हमारे सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड हेपेरिन। ये हमारी थी 3 टाइप की ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, ओइसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल में हमने क्या पढ़ा कि वो मल्टीलोब होते हैं, 2 से 5 क्या होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों डाई से क्या हो जाती है, स्टेन हो जाती है, एसिडिक से भी बेसिक से भी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल बोलते हैं। उसका मेन काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। और ये क्वेश्चन नीट में भी बहुत बार पूछा गया है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं मतलब उनकी अबंडेंस कितनी है, 60 to 65%।
और वो क्या है, एक मोस्ट अबेंडेंट सेल है। उनका काम क्या है, फैगोसाइटोसिस का। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें दो टाइप की सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस शो करती हैं, एक तो न्यूट्रोफिल और दूसरी मोनोसाइट्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारी एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट में हमने क्या देखा था, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बड़ा होता है, तो क्या होता है, बिग सिंगल न्यूक्लियस। इनकी जो परसेंटेज है वो क्या होती है, 20 से 25%। तो जो न्यूट्रोफिल हैं उसके बाद जो मोस्ट अबेंडेंटली प्रेजेंट होती हैं वो होती है लिम्फोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका काम क्या होता है, वो डिफेंस में ही काम करते हैं, डिफेंस में, हमारी इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। जब हम हायर क्लासेस में होंगे तब हम पढ़ेंगे कि दो टाइप से होती हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। बी एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं और टी क्या करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे क्या आती हैं, बी सेल्स आ जाती हैं, टी सेल्स आ जाती हैं, ये सारी कहाँ पे आती हैं, हमारी लिम्फोसाइट्स के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स हैं उनमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ऑब्वियसली हम इसको ए ग्रेन्युलोसाइट्स में पढ़ रहे हैं। और जो मोनोसाइट्स हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, उनका न्यूक्लियस ऐसे कुछ बीन शेप का प्रेजेंट होता है, इसको हम हॉर्स शू भी बोलते हैं। बीन शेप, हॉर्स शू टाइप का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और इसकी अमाउंट होती है 5 to 6% जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ये। और इनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि WBCs बताओ जिनका काम फैगोसाइटोसिस का है, तो कौन कौन सी आ जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। और अगर एम्बेंडेंस पे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या आ जाएंगी, हमारी न्यूट्रोफिल, फिर क्या आ जाएंगी, हमारी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के बाद क्या आएंगे, हमारी मोनोसाइट, मोनोसाइट्स के बाद आ जाएंगी हमारी ओइसिनोफिल, और लास्ट में आएंगी हमारी बेसोफिल। बेसोफिल की परसेंटेज होती है 0.5 से 1%। तो ये क्या थी हमारी टाइप ऑफ WBCs। अब रहेगी WBCs के रिगार्डिंग जो कंडीशंस हैं वो। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी WBCs हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं डाइपेडेसिस की। डाइपेडेसिस क्या होता है, जब हमें कहीं पे भी चोट लगती है या फिर कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड में से, ब्लड वेसल्स से होके क्या होती है, ऊज आउट हो जाती हैं। लाइक ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे कुछ इंजरी वगैरह है और यहाँ पे हमारी क्या है, ये लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्या करेंगी, यहाँ पे पहले तो एडहेयर होंगी, उसके बाद ये अपनी शेप चेंज करके ऐसे क्या आएंगी, ब्लड, इस ब्लड वेसल से क्या हो जाएंगी, ऊजिंग आउट हो जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जब लिम्फोसाइट्स क्या होंगी, ऊज आउट हो जाएंगी एट द इन्फेक्शन साइट, अपनी शेप को चेंज करके, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइपेडेसिस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे जो डिसीज़ और कंडीशंस हैं WBC से रिलेटेड वो। अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए WBC में तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए WBCs की अमाउंट में तब हम उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब इंक्रीज़ इतना ज़्यादा हो जाए, मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए WBC में, ये कब होता है, कैंसर की कंडीशन में, तब इसको क्या बोल देते हैं, हम ल्यूकीमिया बोल देते हैं। और जो WBC है उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। वही पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, ल्यूको मतलब WBC, तो WBC की फॉर्मेशन को हम बोल देंगे ल्यूकोपोइसिस। ये था हमारा WBC। तो हमने WBC में क्या क्या पढ़ा, हमने WBC में पढ़ा कि ये क्या होते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कैसा होता है, वेरी करता है, क्योंकि जो हमारी मेमोरी सेल्स है वो बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है, और कुछ जो सेल्स हैं उनका क्या है, 7 days का ऐसा होता है। तो हमने WBC में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़े ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलो में हमने पढ़े लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और जो ग्रेन्यूल्स है उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओसिनोफिल्स। अब हम पढ़ेंगे हमारी प्लेटलेट्स। हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने देखा था RBCs को, WBCs को, और फिर हम देख रहे थे प्लेटलेट्स को। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारी प्लेटलेट्स। तो किसी को पता है प्लेटलेट्स होती क्या है? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हमारी प्लेटलेट्स। जो हमारी प्लेटलेट्स हैं
वो किससे बनती है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया था कि ये फॉर्म्ड होती हैं मेगा कैरियोसाइट से, मेगा कैरियोसाइट सेल से, जो हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। जो मेगा कैरियोसाइट, मेगा से वर्ड से पता चल रहा है बड़ी सेल, मेगा कैरियोसाइट, जिसका कैरियोप्लाज्म ज़्यादा होगा, तो ये क्या है? हमारी मेगा कैरियोसाइट है। अब इसके फ्रेगमेंटेशन से क्या होंगे? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और ये क्या होती है? हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। तो मेगा कैरियोसाइट से क्या बन जाती है? हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं। इसमें प्लेटलेट्स में भी क्या होते हैं? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो ये क्या होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, और ये क्या है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं। तो जो हमारी प्लेटलेट्स है वो काम क्या करते हैं? वो काम करते हैं क्लोटिंग का। कहीं पे भी हमें इंजरी हो जाती है, हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे क्या आ जाती है? हमारी प्लेटलेट्स आ जाती हैं, है ना। एक रेड सी क्या होती है? डार्क ब्राउन कलर की हमारी यहाँ पे एक लाइनिंग सी हो जाती है, एक स्किन सी आ जाती है, वो क्या होती है? हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। अब प्लेटलेट की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस क्यों बोलते हैं? ये थ्रोम्बो होता क्या है? थ्रोम्बो क्या होता है? थ्रोम्बस, इस वर्ड से आई है, और थ्रोम्बस क्या होता है? एक क्लोट। जो हमारी बॉडी में जब भी हमारे कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो प्लेटलेट्स आती हैं, एग्रीगेट करती है, और वहाँ पे क्या बना देते हैं? एक मेम्ब्रेन सी बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोट। मतलब जहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है? पूरा जम जाता है, वहाँ पे क्या बनता है? क्लोट बनता है, ताकि ओवर ब्लीडिंग ना हो। तो अब हम क्या देखेंगे? हमारी कुछ प्लेटलेट्स के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन। प्लेटलेट्स, अब जो ये प्लेटलेट्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ओवल राउंड शेप की होती हैं। ये हमने देख लिया, ये ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्मॉल क्या होते हैं? ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। मेगा कैरियोसाइट से ये बनती है, और इनकी जो अमाउंट है बॉडी में वो कितनी होती है? ये डिपेंड करता है 1.5 से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। इनकी अबंडेंस क्या करती है? डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो मैकेनिज्म है क्लोटिंग का, वो, क्योंकि जो प्लेटलेट्स है उनका काम क्या है? क्लोट बनाना, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे? हमारा मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग। सबसे पहले जो मैकेनिज्म है ऑफ ब्लड क्लोटिंग, उसमें क्या बनता है? सबसे पहले क्लोट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस बोलते हैं। और इस क्लोटिंग प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट फॉर्मेशन को बोलते हैं हम थ्रोम्बोपोइसिस। और जो हमारी इस क्लोट की मैकेनिज्म है, क्लोटिंग को हम क्या बोल देते हैं? थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होती है थ्रोम्बस की, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। तो जो ये मैकेनिज्म है ये क्या है? कैस्केड रिएक्शन है। कैस्केड का मतलब क्या होता है? एक चेन रिएक्शन, कि एक आएगा वो एक्टिवेट होगा, फिर वो दूसरे को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा, फिर वो थर्ड को एक्टिवेट करेगा। ऐसे ऐसे क्या होता है? एक चेन रिएक्शन होती है। तो जो मैकेनिज्म है ब्लड क्लोटिंग का, उसमें सबसे पहले क्या होता है? मान लो ये हमें क्या होगी? इंजरी होगी। ये क्या है? हमारा इंजर्ड टिश्यू है। यहाँ से क्या होंगे? कुछ कीमोकाइंस रिलीज होंगे। कीमोकाइन मतलब कुछ केमिकल मैसेंजर्स, वो क्या करेंगे? प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करवाएंगे। प्लेटलेट्स भैया आएंगे, बोलेंगे लो मैं आ गया। यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, एग्रीगेट होंगे, और क्या सिक्रीट करवाएंगे? ये सिक्रीट करवाएंगे हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? ये एक कोगुलेटिंग प्रमोटिंग फैक्टर है। कोगुलेटिंग
प्रमोटिंग फैक्टर। अब जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और ये क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जाएगा और थ्रोम्बोकाइनेज जो है ना उसको एक्टिवेट करवा देगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट हमारा, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, ये क्या करेगा, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से प्रोथ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करवा देगा और क्या बना देगा, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज बोलता है लो मैं एक्टिवेट हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिवेट। अब प्रोथ्रोम्बोकाइनेज से जो ये थ्रोम्बोकाइनेज बना ये क्या करेगा, ये जाएगा कहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास। अब ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। इसने इसको कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन है जो उसको बनने के लिए विटामिन के की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमें इंजरी हुई थी, प्लेटलेट्स क्या हुई, प्लेटलेट्स आई, एग्रीगेट हुई और उन्होंने क्या सिक्रीट करवा दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक कोगुलेशन का प्रमोटिंग फैक्टर है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, वो जाएगा प्रोथ्रोम्बोकाइनेज के पास और बोलेगा भैया तुम एक्टिवेट हो जाओ। फिर जो ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज है ये थ्रोम्बोकाइनेज को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो गया, ये चिल्लाता हुआ कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के पास और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन में एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमने क्या देख लिया, जो ये थ्रोम्बिन है ये एक्टिवेट हो चुका है ना। हमने क्या देखा, 3 स्टेप देख लिए। अब हम देखेंगे ये थ्रोम्बिन क्या करता है। इस थ्रोम्बिन ने क्या किया, ये जो थ्रोम्बिन था, थ्रोम्बिन ये जाएगा फाइब्रिनोजन के पास, ये एक्टिवेट हो चुका था प्रोथ्रोम्बिन से, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फाइब्रिनोजन के पास। फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन एक सोल्यूबल प्रोटीन है। ये बताओ हमने कहाँ पे पढ़ा था फाइब्रिनोजन, हमने पढ़ा था ये प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। तो जो ये फाइब्रिनोजन है सोल्यूबल है, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। कैसे कन्वर्ट होगा, ये थ्रोम्बिन की हेल्प से क्या हो जाएगा, फाइब्रिन में एक्टिवेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आएगा फाइब्रिन का प्रमोटिंग फैक्टर। फाइब्रिन का प्रमोटिंग फैक्टर क्या करेगा, इसको पॉलीमराइज करवा देगा। फाइब्रिन क्या था, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जो क्या होता, इनसोल्यूबल था। अब प्रमोटिंग फैक्टर आएगा, ये क्या कर देगा, फाइब्रिन को पॉलीमराइज कर देगा। क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, सिंगल सिंगल सिंगल, इसका क्या बन जाएगा, ऐसे जाल सा बन जाएगा एक, और ये क्या बना देगा, एक यहाँ पे क्लोट बना देगा। क्लोट क्या करेगा, क्लोट क्या है, एक कोगुलम भी बोलते हैं हम इसको। ये हमारी बॉडी पे एक मेम्ब्रेन बना देगा जहाँ से ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम यही तो पढ़ रहे थे, हमें क्या बनाना था, क्लोट। तो क्या किया प्लेटलेट्स ने, प्लेटलेट्स आई, उसने सिक्रीट कर दिया क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज के पास गया और थ्रोम्बोकाइनेज में एक्टिवेट कर दिया। फिर थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाया और थ्रोम्बिन ने क्या कर दिया, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना दिया, और फिर इस फाइब्रिन ने पॉलीमराइजेशन कर लिया और एक क्लोट कोगुलम की फॉर्मेशन कर ली, जिससे क्या हो गया, हमारा जो प्लेटलेट्स है यहाँ पे एग्रीगेट हो गई और जो इंजर्ड टिश्यू था वहाँ पे उसको पूरा कवर कर दिया ताकि जो ब्लीडिंग है वो ना हो पाए। अब हमने क्या पढ़ना है, ये तो था प्लेटलेट्स जो है उनका मैकेनिज्म क्या था, ब्लड क्लोटिंग का। अब कुछ एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल क्लोटिंग फैक्टर। एंटी तो हमने पढ़ा था क्या होता है हमारे ब्लड में, एंटी क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या था, हेपरिन, जो हमारे ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, क्योंकि प्लेटलेट्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ऐसे तो हमारी बॉडी के ब्लड को ही क्लोट कर देंगे, लेकिन वो क्यों क्लोट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हेपरिन प्रेजेंट है। अब कुछ आर्टिफिशियल क्लोटिंग फैक्टर भी आते हैं, किसी के अंदर फाइब्रिनोजन की कमी हो जाए तो आर्टिफिशियल क्लोटिंग फैक्टर्स का हम यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, क्लोट फॉर्मेशन हो जाए। इनमें क्या आ जाते हैं, एंटी आर्टिफिशियल, इसमें क्या आ जाते हैं हमारे, सोडियम पोटाशियम के ऑक्सैलेट आ जाते हैं, और क्या आता है हमारा, गाबा। ये क्या करता है, कैल्शियम को प्रिवेंट करता है, ब्लॉक कर देता है कैल्शियम को। कैल्शियम ब्लॉक होते ही क्या हो जाएगा, क्लोटिंग क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी।
कुछ आर्टिफिशियल एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स आते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम ऑक्सैलेट एंड गाबा। ये क्या करते हैं, कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं और क्लोटिंग को प्रिवेंट कर देते हैं। जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा उसमें हर स्टेप पे किसकी ज़रूरत है, कैल्शियम की भी। हमने देखा था कि जो थ्रोम्बोकाइनेज था और थ्रोम्बोप्लास्टिन था, वहाँ पे वो कैल्शियम का यूज़ करा था ताकि वो क्या कर सके, क्लोटिंग कर सके। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो प्लेटलेट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ एबनॉर्मेलिटीज़। तो अगर प्लेटलेट्स की एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए प्लेटलेट्स में तो क्या होगा, और एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए प्लेटलेट्स में तो क्या होगा। अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए प्लेटलेट्स में तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए प्लेटलेट्स में तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया हमारे ब्लड से। ब्लड में हमने पढ़े फोम्ड एलिमेंट, और हमने क्या पढ़ा, हमारा प्लाज्मा में हमने पढ़ा वाटर, कुछ प्रोटीन्स जैसे फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और कुछ मिनरल्स। फोम्ड एलिमेंट में हमने क्या पढ़े, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज में हमने क्या पढ़ा कि आरबीसी के पास एक हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हमने उसकी अमाउंट पढ़ी कि कितनी होती है, 4 से 4.5 होती है फीमेल्स में, और मेल में होती है 5 से 5.5। फिर हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ी जिसकी अमाउंट क्या होती है, 6000 से 8000 मिलियन होती है, और वो क्या करती है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करती है, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, ओसिनोफिल, बेसोफिल, ये कहाँ थे, ग्रेनुलोसाइट में। फिर हमने पढ़े ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें आए लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा प्लेटलेट्स के बारे में कि जो प्लेटलेट्स हैं उनकी अमाउंट 1.5 से 3 लाख तक होती है, और वो कहाँ पे हेल्प करते हैं, क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा क्लोटिंग का जिसमें हमने क्या पढ़ा, प्लेटलेट्स होती हैं वो आते हैं और क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करते हैं। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक आ रहा है एक्टिवेट हो रहा है, दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, ऐसे करके। फिर हमने क्या पढ़ी, कुछ इनसे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में। थैंक यू।